नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक छोटी कंपनी की, और ये जो छोटी कंपनी है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज बाज़ार में हैं, तो फिर इस कंपनी में क्या खास बात है? देखिए, इसके कुछ खास बातें जो हैं उसी के कारण इसका एक जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही यूनिक बिज़नेस मॉडल है। ये बेसिकली जो पोत होते हैं यानी जलयान जो होते हैं वो यानी सी शिप्स जो होते हैं उनके लिए ये इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। क्या एग्जैक्टली करती है, इसके अलावा और किन किन वर्टिकल्स में ये आगे जा रही है, इसके बारे में आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। पहले हमेशा की तरह कंपनी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मूल स्वरूप में इस कंपनी की स्थापना 1978 में हुई, जब ये दुकान हुआ करती थी, यानी एक प्रोप्राइटरी शिप कंसर्न हुआ करती थी। 1978 में इसकी स्थापना के उचिल साहब ने की और दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। 2004 में उनके निधन के बाद पार्टनरशिप मतलब परिवार जो है उसने इसको एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 2007 में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हुई, यानी कंपनी का स्वरूप इसने 2007 में लिया, और उसके बाद 2018 में एक ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का कारण आप सभी लोग शायद अब तक जान गए होंगे कि इनको IPO लाना है, वहाँ से पैसा रेज करना है। तो इस कंपनी का IPO भी अक्टूबर 2018 में NSE SME प्लेटफॉर्म पर आया, और ये जो कंपनी है इसका IPO प्राइस 66 रुपीज़ था और फेस वैल्यू 10 रुपये थी। ये 1.23 टाइम्स, केवल 1.23 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, और आज इस कंपनी की फेस वैल्यू तो हो गई है 2 रुपये और इस कंपनी का भाव हो गया लगभग 250 रुपये। तो इस हिसाब से जो 7 साल में इस कंपनी ने लगभग 18 गुना रिटर्न कर दिया है। 18 गुनी ये कंपनी की कीमत हो गई है, यानी साल दर साल इसने 52% साल दर साल का रिटर्न दिया, जो बहुत ही ज़्यादा बम्पर रिटर्न है। शुरू में बिल्कुल छोटी, जब ये एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी तो ये संस्थान स्विच गियर बना के सप्लाई किया करता था, और अब ये कंपनी इतनी विशाल हो गई है और इसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस इतनी ज़्यादा हो गई है, ये कंप्लीट शिप्स के, चाहे वो वॉर शिप्स हों, चाहे सबमेरीन्स हों और चाहे कमर्शियल शिप्स हों, तो उनके कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। कंपनी के वर्टिकल्स के बारे में अब जान लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी के 4 वर्टिकल्स हैं, उसमें से 2 में वर्टिकल्स हैं वो मेन है, और जो बाकी 2 वर्टिकल्स हैं वो अपकमिंग वर्टिकल्स हैं, यानी उसमें कंपनी की जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पहला सॉल्यूशन है या पहला वर्टिकल है वो रिलेटेड है डिफेंस एंड मेरीन सॉल्यूशंस के। अब ये डिफेंस एंड मेरीन सॉल्यूशंस कौन से प्रोवाइड करते हैं? तो ये जैसे मैंने बताया ये इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है? तो देखिए, आप कोई जब शिप होता है तो शिप चाहे 2 तरह के शिप्स हो सकते हैं, या तो कमर्शियल शिप्स हो सकते हैं जो माल वगैरह ले जाएं या यात्रियों को ले जाएं, और दूसरे तरह के शिप्स होते हैं वो नेवल शिप्स होते हैं, यानी नेवी से रिलेटेड वो युद्धपोत हो सकते हैं, वो सबमेरीन हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई पेट्रोलिंग वेसल्स हो सकते हैं जो पेट्रोल करते हैं, जो देखभाल करते हैं अपने पूरी समुद्री सीमा की। तो इस तरह के जो वेसल्स हो सकते हैं। अब इनमें जो इलेक्ट्रिकल का काम होता है, बिजली का काम होता है, जैसे हमारे घरों में एक पूरा का पूरा मकान में सर्किट होता है, वो बाहर से खंबे से पोल से बिजली आ रही होती है, और वो जो बिजली है वो पहले आपके मीटर में आएगी और मीटर से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी हर कमरे में, और हर घर का जो हर हिस्सा होता है वहाँ पर अलग अलग तरह के जो जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से वो बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके लिए आपने देखा होगा पॉइंट्स बने रहते हैं, और वो जिसमें यहाँ अपन प्लग इंसर्ट करते हैं, साथ ही साथ कई जगह सर्किट ब्रेकर होता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें उस पूरे सिस्टम में होती है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, अगर कोई व्यक्ति उसको प्रोवाइड करता है या पूरा वो लगा के जाता है आपके घर में, तो उसको ये कहेंगे ये इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ये क्या करते हैं, जो अपने मेरीन सॉल्यूशंस में ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है ना उसको डिज़ाइन करते हैं। पहले पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइन करेंगे कि भाई कहाँ से पावर आएगी, किस मोटर से पावर आएगी, किस तरीके से पावर आएगी, फिर वो एक पैनल में आएगी। वो पैनल में आने के बाद किस किस जगह कितनी कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने पॉइंट्स कहाँ लगेंगे। तो
जैसे घर में हम डिज़ाइन करते हैं उसी तरह ये शिप के लिए ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है ना ये डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको फैब्रिकेट करते हैं, उसके बाद उसको फैब्रिकेट का मतलब उसको बनाते हैं और उसके बाद ये वहाँ ले जाके उस शिप में इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद अगर उसमें कोई रिपेयरिंग वगैरह की चीज़ होती है, रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है जब उसको चालू कर देते हैं उसके बाद कभी, तो ये रिपेयरिंग वाला काम भी लेते हैं। तो इस तरीके से जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल का मतलब ये कि इनिशियल से या राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से जब तक शिप डेड नहीं हो जाता तो वहाँ तक के सारे सॉल्यूशंस बिजली से रिलेटेड ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं उस सिस्टम में, तो स्विच गियर प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल गियर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या चीज़ होती है, स्विच गियर जो होता है ना वो आप ये समझ लीजिए मेन पैनल है जहाँ पर बिजली आती है, मेन पॉइंट, और वहाँ से फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आपने अगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में देखा हो तो एक बहुत बड़ा विशाल ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ से मेन लाइन से पावर आती है तो एक बहुत बड़ा अलमारी जैसा बक्सा जो होता है ना वो होता है, तो वो बेसिकली स्विच गियर है। फिर कंट्रोल गियर्स क्या होता है, कंट्रोल गियर्स का मतलब वो चीज़ जिससे मोटर हुई या पंप हुआ तो उनको चालू करने का और बंद करने का ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल गियर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मतलब ये कि जब आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट की तो बीच बीच में वो कटआउट वगैरह होगा, सर्किट ब्रेकर होगा आपके घर के बाहर, तो उस तरह की चीज़ें ताकि करंट नहीं आए, आग नहीं लगे, कोई फॉल्ट हो उसकी दशा में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। और बाकी सारे तार है और छोटे मोटे और कंपोनेंट है, एक्सेसरीज। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये वाला जो मेरीन वाला जो काम है ये तो कोई भी कर सकता है, अब इसमें ये कंपनी की ऐसी क्या खासियत है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरीन जो एनवायरनमेंट होता है या समुद्री जो एनवायरनमेंट होता है ना उसमें एक सीलन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर जिस तरह के इक्विपमेंट लगते हैं वो हैवी ड्यूटी अलग तरीके के इक्विपमेंट लगते हैं। कारण क्या है कि वाइब्रेशन बहुत होता है। दूसरी चीज़ ये वहाँ पे फॉल्ट की जो संभावना है ना वो आपको नेग्लिजिबल रखनी है, क्योंकि आप समुद्र के बीच में कभी भी जो है वो पावर फेलियर को झेल नहीं सकते। मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि जब डिज़ाइन इस तरीके का स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन उस कंपनी में उस शिप में हो कि पावर फेलियर की जो संभावना है ना वो नेग्लिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि पावर फेलियर कभी होती नहीं है, लेकिन वो उसकी संभावना मिनिमम होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, वाइब्रेशन हुआ। दूसरी चीज़ वो सीलन हुई। तीसरी चीज़ ये समुद्र का जो नमकीन पानी होता है उससे कोरोजन बहुत जल्दी है, गलती चीज़ें बहुत जल्दी है। तो इसके कारण भी जो रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम की होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब होता ये है कि जब भी कोई इस तरीके का जो मेरीन वाला आइटम होता है या कोई कंपनी होती है, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे कमर्शियल शिप से रिलेटेड हो, तो ये कहते हैं भाई मैं हर ऑर्डिनरी किसी कंपनी से या किसी संस्थान से, मैं ऑर्डिनरी संस्थान से नहीं कराऊंगा, मैं पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा कि उसने कितना काम किया हुआ है और उसके बाद ही देखभाल कर ही मैं ना इसमें अपनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन करवाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है हाई एंट्री बैरियर वाला एरिया। हाई एंट्री बैरियर का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति आसानी से जो है ना इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अलग तरह के रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये इस कंपनी की खास बात है। तो दूसरी बात ये, एक बार अगर किसी कंपनी ने आपसे काम करा लिया, जैसे मान लीजिए इंडियन नेवी ने आपसे काम करवा लिया, उसके बाद वो रिपेयर करने के लिए अभी आप ही को बुलाएगी, क्योंकि आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं और आपका काम वो देख चुके हैं। तो स्टिकी बहुत होता है। तो क्लाइंट कंपनी की इनसे अपेक्षा ये होती है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस तरीके का डिज़ाइन किया हो जिससे प्रॉब्लम नहीं आए। अब दूसरा इनका जो वर्टिकल है वो है इंडस्ट्री सॉल्यूशन। सो इंडस्ट्री में भी डिफरेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पावर की रिक्वायरमेंट होती है। किसी जगह कम बिजली की, कम वोल्टेज वाले सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, किसी जगह जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हुई, और किसी जगह बहुत ही ज़्यादा पावर वाली रिक्वायरमेंट होती है जैसे डेटा सेंटर की हुई, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हुई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हुई। और इस तरह की जो हाई पावर सिस्टम वाली रिक्वायरमेंट जहाँ पर होती है तो उनके लिए ये कंपनी मेरीन इंजीनियरिंग जो है वो सिस्टम डिज़ाइन करती है, इंस्टॉल करती है। तो ये कंपनी लो वोल्टेज वाले यानी कि लगभग 1000 वोल्ट वाले सिस्टम स्विच बोर्ड जो होता है वो डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये मीडियम वोल्टेज जो
पावर सप्लाई स्विच बोर्ड्स होते हैं उनकी भी डिज़ाइन करती है। अब ये कहाँ काम आते हैं? तो पहली चीज़ ये है कि ये जो मीडियम वोल्टेज वाले होते हैं ये फार्मा इंडस्ट्री में काम आते हैं। दूसरी चीज़ ये डेटा सेंटर्स में काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर में सबसे मेन रिक्वायरमेंट इस बात की होती है कि पावर जो है ना वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, पावर में ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है अदरवाइज। तीसरी चीज़ ये है कि इनका जो तीसरा एरिया है जहाँ ये ऑपरेट करते हैं वो है हाई राइज बिल्डिंग्स। अब आप हाई राइज बिल्डिंग में कोई 10 या 15 मंजिल की अगर बिल्डिंग हुई तो एक जगह से यानी मेन लाइन से सप्लाई आती है और फिर वो वहाँ से एक मेन पॉइंट से फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, हज़ारों पॉइंट होते हैं जहाँ तक आपको उस पावर को ले जाके उस पावर को सेफली ले जाना है, करंट नहीं आए, शॉक नहीं लगे और फॉल्ट नहीं हो। तो इस तरह के जो हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं इनको ये डिज़ाइन करते हैं। तो इनका जो मेरीन और डिफेंस वाला एरिया है यानी वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये डिज़ाइन करते हैं, उन्हें इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू लगभग 44% आता है। और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से यानी इंडस्ट्रीज के लिए जो डिज़ाइन करते हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 56% आता है। और साल दर साल चूँकि एक टेंडर बेस्ड काम है तो ये जो प्रपोर्शन है ये चेंज होता रहता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए लगभग यही प्रपोर्शन ऊपर नीचे करके रहता है, यही प्रपोर्शन। जो तीसरा जो इनका वर्टिकल है वो अभी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया है और वो एक ग्रोथ वर्टिकल है। इन्होंने एक कैनेडियन कंपनी को एक्वायर किया था और ये जो वर्टिकल है ये है वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी किसी वेसल की पोजीशन, कितनी वेसल्स जो हैं वो आपकी समुद्री सीमा में हैं इसको ट्रैक करने के लिए। तो इस जो ट्रैकिंग का जो सिस्टम होता है उसको मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सिस्टम या MDA बोलते हैं। अब ये MDA जो है क्या चीज़ होती है, ये सैटेलाइट के थ्रू, रेडार के थ्रू और जो शिप जो होता है ना वो जब समुद्र में चलता है तो एक सिग्नल भेजता है, उसको ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, उसके थ्रू, सेंसर्स के थ्रू ये जो एक एरिया में जो वेसल्स हैं या समुद्र के जहाज़ जो हैं, समुद्र में कितने जहाज़ हैं, कितनी बोट्स हैं, किस तरह के वेसल्स जो हैं वो समुद्र में हैं, तो उनकी ट्रैकिंग का जो सिस्टम होता है उसको ये वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो कंपनी, कैनेडियन कंपनी जिसको इन्होंने एक्वायर किया, उसकी सहायता से ये सिस्टम वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पोर्ट्स को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को, जैसे नेवी है या कोस्ट गार्ड है, इन लोगों को, और प्राइवेट कंपनीज़ को जो पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे अडानी पोर्ट्स हुआ या GSW पोर्ट्स हुआ, तो उनको ये सप्लाई करते हैं। फिर जो नेक्स्ट इनका सॉल्यूशन है वो भी अभी रिसेंटली इन्होंने चालू किया है, वो है EV से की चार्जिंग स्टेशंस लगाने का। हालांकि ये जो दो वर्टिकल्स हैं यानी व्हीकल ट्रैफिक, ये वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ये जो EV चार्जिंग वाला जो काम है, ये भी रिसेंटली है, कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू इनका है नहीं। अब इनके क्लाइंट्स की बात करूँ तो देखिए इनके बहुत ही शानदार क्लाइंट्स हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस है इसमें हाई एंट्री बैरियर्स हैं। तो जिन भी कंपनीज़ को काम कराना है वो 2-3-4 कंपनीज़ जो इस एरिया में है उन्हीं से आपको काम कराना पड़ेगा। तो क्लाइंट्स में मेरीन के जो इनके क्लाइंट्स हैं वो देखिए इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, मझगांव डॉक है, कोचीन शिपयार्ड है, गार्डन रीच शिप बिल्डर, और किसी भी शिप बिल्डिंग कंपनी का आप नाम लीजिए वो इनकी क्लाइंट होगी। इंडस्ट्रियल में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल में सिप्ला है, इसके अलावा L&T है और ऐसे काफ़ी सारे मार्की नेम है। डेटा सेंटर में उदाहरण के लिए कहूँ तो अडानी कॉनेक्स, और ये अडानी कॉनेक्स वही कंपनी है जिसके जो विशाखापट्टनम में भारत का लार्जेस्ट डेटा सेंटर है ना वो शुरू कर रहा है गूगल के साथ मिलकर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इनके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा एडवांस सिस्टम, माइक्रोन ऐसे इनके क्लाइंट्स हैं। 8 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो गोवा, मुंबई, UAE, इटली जैसी जगह में है। और ये इनका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से बहुत ही कम है, लगभग 4-5% का है, और बाकी सारा जो रेवेन्यू 95-96% रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। तो बेसिकली इंडिया बेस्ड इनके ऑपरेशंस हैं। मेरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड की एक खास बात और है, वो ये है कि ये टेंडर बेस्ड काम करते हैं। दूसरी बात ये कि जो टेंडर में जो मरीन वाला काम है उसको काम को कंप्लीट करने में इनको 2 से 3 साल लग जाते हैं, और जो इंडस्ट्रियल वाला काम है वहाँ से वो जो काम ये करते हैं कंप्लीट, वो लगभग 5 से 6 महीने में हो जाते हैं। तो वहाँ पे टर्न अराउंड टाइम यानी पैसा उसमें जल्दी इनको आ जाता है। अब स्ट्रेंथ की बात करूँ तो
इनका 50% मार्केट शेयर है, आधा 50% मार्केट शेयर है मेरीन से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में। दूसरी चीज़ ये इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए टियर 1 वेंडर है, यानी नंबर 1 मतलब अपर लेवल के वेंडर हैं, वहाँ पे अप्रूव्ड वेंडर हैं वहाँ से इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड से। तीसरी चीज़ है हाई एंट्री बैरियर, जैसे मैंने आपको बताया कि मरीन वाले जो सेगमेंट है उसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, और जब तक वो टफ़ कंडीशंस, वो टफ़ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप फुलफ़िल नहीं करते हैं, तब तक आप जो है उस तरह के मेरीन इलेक्ट्रिकल में आप आ नहीं सकते। चौथी बात ये कि इनके काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं रिपीट ऑर्डर्स हैं, और इसका मतलब ये कि क्लाइंट्स इनके काम से खुश हैं, तो क्लाइंट के साथ इनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है। एक अन्य बात ये कि इनकी पार्टनरशिप स्नाइडर इलेक्ट्रिक से, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो अपना माल लेते हैं वो स्नाइडर इलेक्ट्रिक से लेते हैं, और ये जो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक के जो कंपोनेंट्स होते हैं या उनकी जो क्वालिटी होती है वो अनमैच्ड क्वालिटी होती है, उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता। इसके अलावा फास्ट ग्रोइंग डेटा सेंटर में ये एक प्रेफर्ड सप्लायर है, लीडिंग पोजीशन है इंडस्ट्री में इनकी, और साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर की जो कंपनीज हैं वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के इंस्टॉलेशन के लिए ये एक प्रोमिनेंट नेम है। अब इनकी वीकनेस की बात करूँ तो कैपिटल इंटेंसिव इनके ऑपरेशंस हैं, वो आप समझ गए होंगे। टेंडर बेस्ड काम है, 3 साल तो मेरीन वाले में लग जाता है, यानी अगर आप मेरीन का कोई काम करेंगे लगभग 3 साल लग जाएगा। दूसरी बात ये, अगर आप इंडस्ट्री का काम करेंगे तो 6 महीने लगेंगे। तो बेसिकली पैसे की जो रोटेशन है वो बहुत फास्ट नहीं है, तो इनको हमेशा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी वीकनेस ये है कि हालांकि लिमिटेड प्लेयर्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में हाई एंट्री बैरियर्स हैं, तो ये जो कंपनी है मेरीन इलेक्ट्रिकल्स, ये इसको डिफ़िकल्टी होती है उनसे कॉम्पीट करने के लिए बड़े प्लेयर से, क्योंकि छोटी कंपनी है, साइज़ छोटा है इस कंपनी का। एक अन्य वीकनेस ये है कि रॉ मटेरियल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है लगभग 60 से 70% टोटल वर्क का। अब आपने टेंडर ले लिया, रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन हो गई, ऊपर चला गया रॉ मटेरियल की कॉस्ट, तो होगी क्या, इनको वो क्लाइंट को पास ऑन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। तो बड़ी कंपनियों से जैसे मैंने बताया इनको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तो कई बार इनको वो जो कॉस्ट इंक्रीज़ है ना वो इनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। मार्केट कैप की बात करूँ तो बहुत छोटा मार्केट कैप है, लगभग 3500 करोड़ का। आरओई ठीक ठाक आरओई है 11.6%, डेट टू इक्विटी जो है 14% है, यानी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 14 रुपये का कर्जा है, मैनेजेबल है। लेकिन पी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, 81 का। 3 साल की सेल काफ़ी अच्छी बढ़ी है, 27%। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 41% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 69% है, FII DI के पास लगभग नेग्लिजिबल है, और पब्लिक के पास 31% है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ इसको, इस वीडियो को, तो कह सकता हूँ छोटी कंपनी है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, 50% मेरीन इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में इसका मार्केट शेयर है। SME से लिस्ट होकर फ़िलहाल ये कंपनी NSE के मेन बोर्ड पे लिस्ट हो चुकी है। तो इसमें जो एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है वो इसका हाई पी है, और वो इसके कारण है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरह की कंपनीज़ में हर भाव पर उसको ख़रीदने के लिए तैयार रहते हैं। तो समझदारी इसी में ही है कि जब भी इस कंपनी पे नज़र रखी जाए, जब भी कोई करेक्शन हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के इस तरह का बेचने या खरीदने का कोई निर्णय आप लें, और कंपनी के परफॉर्मेंस में अवश्य ध्यान रखें। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर ये है कि मेरी इस शेयर में, या मैं जिस शेयर के बारे में बात करूं अपने वीडियोस में, उनमें किसी भी शेयर में मेरी खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है। हमेशा आप इस तरह का निर्णय लेते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।